दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक मलयालम मिस्ट्री फिल्म के बारे में जिसकी कहानी बिल्कुल अलग है और आखिर तक आपको बांध कर रखेगी। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फिल्म की शुरुआत होती है स्टैनली से। स्टैनली अपनी फैमिली के साथ घर पर होता है, टीवी देख रहा होता है। उसकी वाइफ है और 2 बच्चे, और ऊपर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। हैप्पी फैमिली, नॉर्मल लाइफ। तभी अचानक स्टैनली के फोन पर एक कॉल आती है। वो बिना किसी को बताए थोड़ा साइड में जाकर कॉल रिसीव करता है। कॉल के बाद स्टैनली अपनी वाइफ से कहता है कि उसे एक अर्जेंट काम आ गया है, इसलिए उसे तुरंत बाहर जाना पड़ेगा। आज रात वो घर नहीं आ पाएगा, कल वापस आएगा। इतना कहकर वो घर से निकल जाता है। स्टैनली बाहर जाकर श्रुति नाम की एक औरत से मिलता है। दोनों एक लॉज जाते हैं और वहां कुछ वक्त साथ गुजारते हैं। यहीं से हमें समझ आता है कि स्टैनली का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है, जबकि उसकी वाइफ को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। श्रुति असल में एक विडोड वुमन होती है। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उसने डिसाइड किया था कि वो दोबारा शादी नहीं करेगी, लेकिन स्टैनली से मिलने के बाद उसके इमोशंस बदल जाते हैं। वो स्टैनली से कहती है कि उसे उससे प्यार हो गया है और चाहती है कि स्टैनली अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दे ताकि दोनों शादी करके एक साथ रह सके। स्टैनली इस बात पर कोई क्लियर जवाब नहीं देता। बाद में दोनों टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं जहां एक मर्डर की खबर चल रही होती है। श्रुति हैरानी से पूछती है, आखिर कोई इंसान किसी को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। स्टैनली शांत आवाज में कहता है, जब कोई किसी को मारता है तो उसे बहुत मजा आता है। श्रुति इसे मजाक समझकर इग्नोर कर देती है। स्टैनली आगे कहता है कि उसे लोगों को मारने में अजीब सी सैटिस्फैक्शन मिलती है और जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा थ्रिल आता है। उसकी बातें बिल्कुल एक सीरियल किलर जैसी होती हैं, लेकिन श्रुति अभी भी सोचती है कि वो बस मजाक कर रहा है। हंसते हंसते श्रुति कहती है, तो क्या तुम मुझे भी मार दोगे। स्टैनली मजाक के अंदाज में उसका गला पकड़ता है और कहता है कि वो इसी तरह उसे मार देगा। श्रुति अभी भी हंसी में उसे छोड़ने को कहती है, लेकिन अचानक स्टैनली का ग्रिप टाइट हो जाता है। कुछ ही पलों में स्टैनली श्रुति का गला दबाकर उसे मार देता है। उसके बाद वो सिगरेट जलाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। यहीं से साफ हो जाता है कि स्टैनली सच में एक सन की सीरियल किलर है जो विडोड औरतों को प्यार के जाल में फंसाता है और फिर उनकी जान ले लेता है। स्टैनली श्रुति की बॉडी को एक बैग में पैक करता है, अपनी कार में रखता है और उसे एक सुनसान जगह ले जाकर दफना देता है। यहीं हमें एक और शॉकिंग सच पता चलता है। स्टैनली कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक सब इंस्पेक्टर है, और ये उसका पहला क्राइम नहीं, वो पहले भी कई विडोड वुमेन को मार चुका है। अगला सीन केरला के एक गांव का है जहां 2 कम्युनिटीज के बीच टेंशन चल रही होती है। गांव में अफवाह फैल चुकी होती है कि हिंदू फैमिली के लड़के विमल की बहन को एक मुस्लिम लड़का यूसुफ छुपा कर ले गया है। हकीकत में यूसुफ का इस बात से कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ झूठी अफवाह होती है। गुस्से में विमल अपने लोगों के साथ यूसुफ के घर पहुंच जाता है और वहां हंगामा शुरू कर देता है। दोनों फैमिलीज के बीच लड़ाई बढ़ने लगती है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ऑफिसर जयाकृष्णन को वहां भेजा जाता है। जयाकृष्णन सबसे पहले विमल से बात करता है और उसकी बहन का फोन नंबर लेता है। जब वो नंबर डायल करता है, फोन स्विच्ड ऑफ आता है। फिर वो अपनी टीम को नंबर ट्रेस करने का ऑर्डर देता है। कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर पता चलता है कि विमल की बहन यूसुफ से बात ही नहीं करती थी। वो किसी और आदमी से कांटेक्ट में थी और शायद उसी के साथ भाग गई है। ये सच जयकृष्णन तुरंत विमल को बताता है और कहता है कि यूसुफ इस केस में बिल्कुल इनोसेंट है। लेकिन विमल गुस्से में पुलिस से पहले ही उस आदमी तक पहुंच जाता है जिससे उसकी बहन बात करती थी। वो उसे पकड़कर एक अलग जगह ले जाता है और बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है। वो आदमी बार बार कहता है कि वो लड़की को जानता तक नहीं और समझ नहीं पा रहा कि उसे क्यों मारा जा रहा है। तभी जयकृष्णन वहां पहुंच जाता है। पुलिस को देखकर विमल और उसके साथी भाग निकलते हैं। जयकृष्णन उस आदमी को हॉस्पिटल भिजवाता है और उससे पूछता है, क्या तुम सच में इस लड़की को नहीं जानते। वो आदमी बताता है कि इससे पहले भी एक गैंग आई थी, उन्होंने भी वही फोटो दिखाई थी और वो सच बोल रहा है, उसे नहीं पता ये लड़की कौन है। जयकृष्णन उसे फ़ोन नंबर दिखाता है और पूछता है, क्या ये नंबर तुम्हारा है। आदमी जवाब देता है, हाँ सर, ये नंबर मेरा ही है, लेकिन मैं अब ये सिम यूज़ नहीं करता। ये सिम मेरी कज़िन सेल्वी के पास थी। फिर वो बताता है कि सेल्वी पिछले 3 महीने से गायब है। सेल्वी किसी आदमी से प्यार करती थी और उसी के साथ घर से भाग गई थी। ये सुनते ही जयकृष्णन और ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि केस हर मिनट के साथ और उलझता जा रहा था। अब वो पता लगाता है कि सेल्वी सबसे ज़्यादा किससे बात करती थी। कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर सामने आता है एक और नाम, सरोजा। जयकृष्णन बिना वक्त गवाए सरोजा के घर पहुंचता है। वहां उससे सरोजा का बेटा मिलता है। वो बताता है कि सरोजा उसकी मां है और फिलहाल मार्केट गई हुई है।
वो ये भी कंफर्म करता है कि जो नंबर पुलिस ट्रेस कर रही है वो उन्हीं का था, लेकिन अब वो फ़ोन उनके पास नहीं है। वो नंबर कुछ देर पहले ही कहीं खो गया था। उसकी कंप्लेन भी करवाई गई थी, लेकिन फ़ोन कभी मिला नहीं। पुलिस पूछती है, इस घर में कोई मिसिंग है? बेटा जवाब देता है, नहीं सर, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर जयकृष्णन को स्ट्रॉन्ग डाउट हो जाता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल मिसिंग केस नहीं है। इस केस के साथ बहुत सारे कनेक्शंस जुड़ते जा रहे हैं। अब वो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को फुल सीरियसनेस के साथ लेना शुरू करता है। जयकृष्णन अपने दिमाग में एनालिसिस करता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि जो भी ये सब कर रहा है वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है, और वो खास तौर पर डिवोर्स्ड, विडोड या मैरिड औरतों को ही टारगेट कर रहा है। ये सब समझने के बाद जयकृष्णन अपनी सीनियर ऑफिसर के पास जाता है और पूरा केस डिटेल में एक्सप्लेन करता है। सीनियर ऑफिसर उसकी बात सुनने के बाद कहता है, ये केस तुम ही हैंडल करोगे, मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी देता हूँ, किलर को पकड़ कर लाओ। अब स्टोरी वापस स्टैनली पर शिफ्ट होती है। एक दिन स्टैनली के घर के बाहर बॉबी नाम का आदमी आता है जिसका गोल्ड का बिजनेस होता है। बॉबी स्टैनली को बताता है कि उसके घर में रखा साइनाइड गलती से उसके नेबर के डॉग ने खा लिया था, जिससे डॉग की डेथ हो गई थी। अब डॉग के ओनर कंप्लेन कर रहे हैं। बॉबी चाहता है कि स्टैनली इस मैटर को क्वाइटली और जल्दी क्लोज कर दे, लेकिन स्टैनली के दिमाग में एक डेंजरस आइडिया जन्म लेता है। जब उसे पता चलता है कि साइनाइड कितना लीथल होता है तो वो चुपचाप साइनाइड खरीद लेता है। स्टैनली पहले टेस्ट करना चाहता था। वो एक भिखारी के खाने में साइनाइड मिला देता है। जैसे ही भिखारी वो खाना खाता है, कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर स्टैनली खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि उसे लोगों को मारने का एक नया तरीका मिल चुका था। घर जाकर स्टैनली साइनाइड को टैबलेट्स के साथ मिक्स करना शुरू करता है। ये कोई नॉर्मल टैबलेट्स नहीं होती, बल्कि प्रेगनेंसी अवॉइड करने वाली पिल्स होती हैं। वो साइनाइड और पिल्स को मिलाकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बना लेता है। अब स्टैनली और ज़्यादा औरतों को टारगेट करना शुरू कर देता है। एक दिन वो एक मैरिज ब्रोकर के पास जाता है और बोलता है कि उसके बड़े भाई का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए उसे डिवोर्स्ड औरतों के रिश्ते चाहिए। ब्रोकर उसकी बात सच मानकर उसे कई लड़कियों की फ़ोटो दिखा देता है। स्टैनली हर मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है। वो हर लड़की से बहुत प्यार और रिस्पेक्ट के साथ बात करता है। उनका ट्रस्ट जीतने के लिए एक परफेक्ट आदमी का रोल प्ले करता है। वो लड़की के रिलीजन के हिसाब से अपना बिहेवियर और पहचान तक बदल लेता था। अगर वो मुस्लिम होती तो वो मुस्लिम बन जाता, अगर क्रिश्चियन होती तो वो क्रिश्चियन बन जाता, यानी वो किसी भी हद तक गिर सकता था सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए। स्टैनली उन लड़कियों को लॉज ले जाता, उनके साथ टाइम स्पेंड करता और फिर उन्हें वही टैबलेट्स देता, ये कहकर कि ये प्रेगनेंसी से बचने के लिए हैं। लड़कियां उस पर भरोसा करती थीं, इसीलिए बिना सोचे समझे वो टैबलेट्स खा लेती थीं। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता था कि उन पिल्स में साइनाइड मिला हुआ है। एक लड़की तो बाथरूम के अंदर ही उस डोज की वजह से मर जाती है। इसी तरह स्टैनली एक के बाद एक कई लड़कियों को मार चुका होता है। असल में स्टैनली उन सबको एक सीक्रेट हाउस में ले जाता था जो जंगल के बीच छुपा हुआ था और जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वहां वो अपने टारगेट्स की फोटोज लगाता था और उनके स्केचेस ड्रॉ करता था। जिसका स्केच कंप्लीट होता वही उसका नेक्स्ट विक्टिम होता। इसी बीच एक लॉज के रूम से एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म होता है कि लड़की की डेथ साइलेंट डेथ थी। ये रिपोर्ट देखकर जयाकृष्णन तुरंत समझ जाता है कि ये सब उसी सीरियल किलर का काम है जो लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जान ले रहा है। अब एक के बाद एक ऐसी ही डेथ्स की रिपोर्ट्स आने लगती हैं और फाइनली पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि केरला में एक एक्टिव सीरियल किलर घूम रहा है। जयाकृष्णन गवर्नमेंट को एक प्रपोजल भेजता है जिसमें वो रिक्वेस्ट करता है कि एक टॉप लेवल ऑफिसर इस केस में उसकी मदद करे। गवर्नमेंट उसकी बात मान लेती है और प्रॉमिस करती है कि वो अपना बेस्ट ऑफिसर भेजेंगे। लेकिन दोस्तों, वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि स्टैनली ही होता है। हाँ, वही स्टैनली जो खुद सीरियल किलर भी है और पुलिस ऑफिसर भी। यहीं से मूवी और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। स्टैनली और जयाकृष्णन की पहली मीटिंग होती है। जयाकृष्णन बिना किसी शक के सारी डिटेल्स स्टैनली को बता देता है। स्टैनली सब सुनते ही समझ जाता है कि पुलिस अनजाने में उसी के क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब दोनों एक टीम बनकर इंक्वायरी शुरू करते हैं और तभी जयाकृष्णन को एक और शॉकिंग क्लू मिलता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जयाकृष्णन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू मिलता है। लास्ट विक्टिम के हाथ में गवर्नमेंट इशूड सेफ्टी पिन मिलती है। इसका मतलब क्लियर था कि मरने से पहले उस लड़की ने किसी तरह किलर की सेफ्टी पिन पकड़ ली होगी और ये सेफ्टी पिन सिर्फ किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ही हो सकती थी।
यहीं से जया कृष्णन को स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है कि किलर जरूर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ स्टैनली को भी पता चल चुका होता है कि पुलिस फोन ट्रैकिंग कर रही है, इसीलिए वो तुरंत सिम कार्ड तोड़कर फेंक देता है और पुलिस से बचने के नए तरीके सोचने लगता है। स्टैनली एक और डेंजरस स्टेप लेता है। वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को कॉल करता है और खुद को असिस्टेंट डायरेक्टर बताता है। वो पूछता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिससे मर्डर को नेचुरल हार्ट अटैक दिखाया जा सके। फॉरेंसिक ऑफिसर बिना ज्यादा सोचे एक पॉइजन के बारे में बताता है जो अगर इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में दिया जाए तो अगले दिन विक्टिम को हार्ट अटैक आ सकता है। ये सुनते ही स्टैनली के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे एक नया और सेफ किलिंग मेथड मिल चुका था। इस बार स्टैनली एक अलग टाइप का टारगेट चूज करता है। वो लड़की ना तो डिवोर्स्ड होती है ना विडोड, वो एक हैप्पीली मैरिड वुमन होती है। स्टैनली उसे भी अपने जाल में फंसा लेता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है और एक दिन बहाने से कहता है कि उसे उसका शुगर लेवल टेस्ट करना है। इसी बहाने वो जहर वाला इंजेक्शन उसे लगा देता है। अगले दिन वो औरत हार्ट अटैक से मर जाती है। अब स्टैनली अपने मर्डर्स को नेचुरल डेथ का लेबल देने लगता है। पुलिस बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, इतनी सारी यंग और हेल्दी लड़कियों को अचानक हार्ट अटैक कैसे आ रहा है। लेकिन एक केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ क्लियर कर देती है। रिपोर्ट कंफर्म करती है कि विक्टिम को हार्ट अटैक से पहले पॉइजन इंजेक्शन दिया गया था। जब फॉरेंसिक टीम ये सच जया कृष्णन को बताती है तो वो समझ जाता है कि किलर ने अपना मेथड चेंज कर लिया है सिर्फ पुलिस से बचने के लिए। जया कृष्णन को तब एक और शॉकिंग अपडेट मिलती है। किलर अभी भी एक डेड विक्टिम का सिम कार्ड यूज कर रहा है। ये जानकारी मिलते ही वो तुरंत उस नंबर को ट्रेस करवाता है। लोकेशन ट्रैक करने पर पता चलता है कि सिग्नल पुलिस क्वार्टर्स के अंदर से आ रहा है। जया कृष्णन सिम ट्रेस करते हुए एक घर तक पहुंचता है। दरवाजा खुलने पर एक लड़की सामने आती है। जया कृष्णन उससे पूछता है कि क्या घर में कोई फोन रिंग हो रहा था। लड़की बताती है कि थोड़ी देर पहले फोन की आवाज आ रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि साउंड कहां से आ रही है। जया कृष्णन घर के अंदर जाता है और बेड के नीचे से वो फोन रिकवर करता है। जब वो लड़की से पूछता है कि फोन किसका है तो वो कहती है कि ये उनका नहीं है। वो ये भी बताती है कि उसके हस्बैंड पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनका नाम मनी है और वो अभी ड्यूटी पर गए हुए हैं। वो लड़की तुरंत मनी को कॉल करती है, लेकिन मनी का फोन स्विच ऑफ आता है। ये देखकर जया कृष्णन को सब कुछ समझ आ जाता है। जिस किलर को वो ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर मनी ही था। एक पुलिस कांस्टेबल वहां बोलता है कि वो मनी को जानता है और वो ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता। इस पर जया कृष्णन कामली जवाब देता है, हम किसी के दिमाग में नहीं देख सकते, किलर के दिमाग को समझना सबसे मुश्किल होता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। दिखाया जाता है कि स्टैनली ने मनी को फोन करके एक काम के बहाने बुलाया था। जब मनी वहां पहुंचता है तो स्टैनली उस पर पीछे से अटैक करता है और उसे मार देता है। उसके बाद स्टैनली मनी के घर जाकर सिम और फोन वहां छुपा देता है ताकि पुलिस का शक मनी पर ही जाकर रुक जाए और असली किलर बच जाए। प्रेजेंट में वापस आकर जया कृष्णन पूरी तरह कन्विंस हो जाता है कि जितने भी मर्डर्स हुए हैं सबका जिम्मेदार मनी ही है। वो तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करता है और बताता है कि डिपार्टमेंट का एक पुलिस ऑफिसर ही इन मर्डर्स के पीछे है जिसका नाम मनी है और अब वो लापता है। सीनियर ऑफिसर डीप टोन में कहता है, हर इंसान को किसी ना किसी चीज का एडिक्शन होता है, किसी को ड्रग्स का, किसी को पावर का, किसी को एंजॉयमेंट का, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साइकोपैथ होते हैं, उन्हें लोगों को मारने का एडिक्शन होता है। वो आगे बताता है कि पुराने जमाने में लोग अपना शौक जानवरों का शिकार करके पूरा करते थे, लेकिन जब गवर्नमेंट रूल्स आए और हंटिंग बंद हो गई तो कुछ लोगों का ये एडिक्शन और ज्यादा डेंजरस हो गया। फिर हमें स्टैनली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पहले स्टैनली छोटे जानवरों को मारना शुरू करता है, जैसे चूहे या जंगल के छोटे क्रीचर्स। धीरे धीरे उसे किलिंग में मजा आने लगता है। उसके बाद वो इंसानों पर शिफ्ट हो जाता है और लड़कियों को मारकर उसे और भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती, जहां स्टैनली अपना नेक्स्ट टारगेट ऑलरेडी चूज कर चुका होता है और उसको मारने की पूरी प्लानिंग कर चुका होता है और उसे खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ जया कृष्णन भी इस केस में पूरी जान लगा चुका होता है। उसका मानना था कि चाहे किलर कितना भी स्मार्ट हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। जया कृष्णन के दिमाग में एक अजीब सी फीलिंग चल रही होती है। उसे लगता है जैसे कोई इंपॉर्टेंट पैटर्न उससे मिस हो रहा हो। काफी सोच विचार के बाद अचानक उसे समझ आता है कि सीरियल किलर हर मर्डर के बाद विक्टिम का मोबाइल फोन अपने पास रख लेता है और उसी फोन से अपने नेक्स्ट टारगेट को कॉल करता है। लेकिन एक जगह यह पैटर्न टूट रहा था और वही सबसे बड़ा क्लू बन जाता है। जया कृष्णन दोबारा विच्चू के घर जाता है और उससे सीधा पूछता है,
क्या तुम्हारे घर में कोई मिसिंग है? इस बार विच्चू सच बता देता है। वो कहता है कि उसकी एक बहन है दिव्या, काफी टाइम पहले किसी ने उसे एक लॉज में फंसा दिया था। फैमिली ने बात पुलिस तक जाने से पहले ही छुपा दी और बाद में दिव्या की शादी किसी और से करवा दी ताकि बदनामी ना हो। विच्चू कहता है कि वो नहीं चाहता कि दिव्या फिर से इस केस में इन्वॉल्व हो। उसके हस्बैंड को इस बात का कुछ भी पता नहीं है और अगर सच सामने आ गया तो दिव्या की शादी टूट सकती है। असल सच ये था कि दिव्या पहले ही स्टैनली के जाल में फंस चुकी थी। स्टैनली ने उसे प्रेगनेंसी अवॉइड करने वाली टैबलेट्स दी थी और कहा था कि वो अभी बच्चे के लिए रेडी नहीं है। दिव्या ने कहा कि वो टैबलेट्स बाथरूम में जाकर खाएंगी, लेकिन दिव्या अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने टैबलेट्स खाई ही नहीं एंड इसी वजह से उसकी जान बच गई। प्रेजेंट में जया कृष्णन दिव्या से मिलता है और कहता है, अगर उस दिन तुमने वो टैबलेट्स खा ली होती तो तुम जिंदा नहीं होती। दिव्या उसे पूरी कहानी बता देती है। जया कृष्णन दिव्या को मनी की फोटो दिखाकर पूछता है, क्या ये वही आदमी है? दिव्या फोटो देखकर तुरंत मना कर देती है। वो कहती है, नहीं, ये वो इंसान नहीं है। ये सुनते ही जया कृष्णन को झटका लगता है। अब उसे क्लियर हो जाता है कि पुलिस को जानबूझकर गलत डायरेक्शन में घुमाया गया है। असली किलर कोई और ही है, बहुत ज्यादा शातिर। जया कृष्णन दिव्या से कहता है कि उसकी मदद बहुत जरूरी है। वो एक स्केच आर्टिस्ट बुलवाना चाहता है ताकि किलर का फेस ड्रॉ करवाया जा सके। दिव्या पहले हेजिटेट करती है लेकिन फिर मान जाती है। जया कृष्णन स्केच आर्टिस्ट बुलाने के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही स्टैनली दिव्या के घर आ जाता है। वो दिव्या को धमकी देता है, अगर तुमने स्केच बनवाने में मदद की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। डर के मारे दिव्या तुरंत जया कृष्णन को कॉल करती है और कहती है कि वो स्केच नहीं बनवा सकती और पुलिस को उसके घर आना बंद करना होगा, वरना उसका हस्बैंड गुस्सा हो जाएगा। अब जया कृष्णन के पास जो इकलौता डायरेक्ट एविडेंस था वो भी हाथ से निकल चुका होता है। वो कुछ देर सोचता है और तब उसे एक और बात याद आती है। दिव्या रोज बस से ट्रैवल करती ही। वो उस बस रूट के कंडक्टर को ढूंढता है, दिव्या की फोटो दिखाता है और पूछता है, क्या तुम इसे जानते हो? कंडक्टर कहता है, हाँ, ये लड़की मैं पहचानता हूँ और इसके साथ जो आदमी आता था उसे भी मैंने देखा है। अब जय कृष्णन स्केच आर्टिस्ट को बुलाता है। कंडक्टर के डिस्क्रिप्शन के बेस पर आर्टिस्ट किलर का स्केच बनाता है। इसी बीच स्टैनली जय कृष्णन को फोन करता है और कैजुअली पूछता है कि केस कहां तक पहुंचा। जय कृष्णन बिना किसी शक के उसे सब कुछ बता देता है और स्केच वाली लोकेशन भी शेयर कर देता है। स्टैनली तुरंत वहां पहुंच जाता है। स्केच कंप्लीट होता है। आर्टिस्ट कहता है, यही वो आदमी है, लेकिन जय कृष्णन स्टैनली को एक गलत स्केच दिखाता है जिसमें किसी और का चेहरा होता है। स्टैनली ये देखकर रिलीफ महसूस करता है और सोचता है, मैं बच गया। लेकिन यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। जय कृष्णन ने स्टैनली को जानबूझकर रॉन्ग स्केच दिखाया था। जो पहला स्केच बना था वो स्टैनली का ही था। तभी जय कृष्णन समझ चुका था कि असली सीरियल किलर स्टैनली ही है। वो वही ओरिजिनल स्केच दिव्या को दिखाता है और दिव्या बिना किसी डाउट के कंफर्म कर देती है, हाँ, ये वही आदमी है। अब जय कृष्णन लॉज पहुंचता है। स्टैनली को समझ आ जाता है कि पुलिस ने उसके लिए पूरी फील्डिंग सेट कर ली है। वो लास्ट अटेम्प्ट करता है और जय कृष्णन को पॉइजन से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जय कृष्णन उसे रोक लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। तभी लॉज ओनर वहां आ जाता है, जिसकी बेटी को भी स्टैनली ने ही मारा था। गुस्से में आकर वो स्टैनली के सर पर जोर से वार करता है और स्टैनली वहीं ढेर हो जाता है। ये भी सामने आता है कि लॉज ओनर खुद भी एक पुलिस ऑफिसर था। आखिर में स्टैनली की डेड बॉडी को एक बैग में पैक किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो अपने विक्टिम्स के साथ करता था। और इसी के साथ ये डार्क, डिस्टर्बिंग और माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी की पूरी कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिल सकें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।